वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लिए फिजियोलॉजी का लेक्चर एक मैंने जो लास्ट टाइम आपको करवाया था प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपने उसके फंक्शंस आपको आ गए हैं, प्लेटलेट किस तरह फॉर्म होते हैं थोड़ा सा हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हमने आज एक्चुअली करना है हीमोस्टैसिस। देखें हीमोस्टैसिस अक्सर मैं देखा है स्टूडेंट्स को कि हीमोस्टैसिस को ना सही से देखते नहीं है। पूछा क्या है, होम्योस्टैसिस बताना शुरू कर देते हैं, वाइवा में पूछो तो स्पेलिंग को सही से नहीं देखते आप, ठीक है। होम्योस्टैसिस की स्पेलिंग देखें आप, हीमोस्टैसिस HEMO, हीम से मतलब है कि ब्लड, स्टैसिस का मतलब होता है टू स्टॉप, यानी हीमोस्टैसिस का मतलब हुआ द मैकेनिज्म बाय विच द ब्लीडिंग स्टॉप्स, वो होता है हीमोस्टैसिस। कैसे अटेन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्लेटलेट्स मैंने आपको बताया थे कि उनका कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना हीमोस्टैसिस में। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं प्लेटलेट्स का। लास्ट लेक्चर आप दोबारा से सुन लीजिएगा कि हमने बताया था कि प्लेटलेट जो है स्मॉल डिस्क शेप्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं विदाउट अ न्यूक्लियस, और बनते कहाँ से हैं, मेगा कैरियोसाइट्स जो बोन मैरो में है, उसकी फ्रेगमेंटेशन होती है और छोटे छोटे प्लेटलेट बन जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव उसका साइटोप्लाज्म साइटोस्केलेटन होता है, और उसमें मैंने बताया था कि उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन और थ्रोम्बोस्थैनिन, ठीक है। तो उसकी वजह से वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं अगर एक्टिव हो जाए। और उनमें बहुत सारे सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, जिसमें सारा काम उन सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स का है। जब एक्टिवेट हो जाएंगे प्लेटलेट्स और उसमें से सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स निकलेंगे तो फिर वो हीमोस्टैसिस में मदद देंगे, ठीक है। प्लेटलेट प्रोडक्शन को हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, क्योंकि दूसरा नाम प्लेट का है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो जो उसका जैसे इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के लिए निकलता है किडनी से, जो बोन मैरो पे एक्ट करता है, उसकी इंक्रीज प्रोडक्शन करता है, इसी तरह थ्रोम्बोपोइटिन एक फैक्टर है जो लिवर से निकलता है और बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है ताकि थ्रोम्बोसाइट्स बने, ठीक है। और मेगा कैरियोसाइट्स की फ्रेगमेंटेशन करता है। तो मेगा कैरियोसाइट्स जो है बोन मैरो में सबसे बड़े सेल्स होते हैं, and then they become committed to become a progenitor cells, undergo repeated nuclear division without cell division, ठीक है। The rate of platelet production is regulated by the cytokine thrombopoietin TPO जिसको कहते हैं, which is secreted by the liver and the kidneys, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हीमोस्टैसिस क्या है। पहले तो आप ये समझ लें कि अल्लाह मियां ने हमारे जिस्म में इतना जबरदस्त इंतजाम रखा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्लीडिंग को रोकते हैं। जाहिर बात है हमारी ब्लड सर्कुलेशन को रुकना तो नहीं चाहिए ना, तो वो बहुत अहम है जो नॉर्मली हमारे ब्लड को फ्लोइंग स्टेट में रखते हैं। लेकिन बहुत सारा वियर एंड टियर हो रहा होता है हमारी वेसल्स में, माइन्यूट, जिसका हमें पता नहीं है। उसके लिए अल्लाह ने एक और रखा है सिस्टम जो उन छोटे छोटे क्लॉट्स को या बड़े बड़े क्लॉट्स को लाइस करता है, इनके तोड़ता है, ठीक है। उसको कहते हैं फिब्रिनोलिटिक सिस्टम। तो दोनों सिस्टम जो है, हीमोस्टैसिस सिस्टम जो खून को जो है ना जमाता है, और फिब्रिनोलिटिक सिस्टम जो क्लॉट नहीं बनने देता। तो इसमें एक फाइन बैलेंस है जो हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। ये तो नहीं ना कोई भी सिस्टम इसमें से ओवरवेलम अगर हो जाए तो या तो ब्लीडिंग होने लगे या फिर क्लॉटिंग होने लगी। लेकिन हमें तो मतलब एक बैलेंस चाहिए अपनी बॉडी में, जहाँ पे क्लॉट हो रहे हैं बस वही टूटे, जहाँ पे नहीं हो रहे हैं वहाँ ब्लड फ्लो करता रहे, ठीक है। तो एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड इज द एबिलिटी टू क्लॉट विच एड्स इन प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस। मतलब ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने की बहुत बड़ी एबिलिटी अल्लाह ने हमारे ब्लड में दे की है कि वो क्लॉट हो जाए, ठीक है। प्रिसाइजली रेगुलेटेड इंटरएक्शन बिटवीन ब्लड वेसल walls, circulating platelet and clotting proteins in the plasma account for the ability to quickly stop blood loss which is known as hemostasis। मतलब ब्लड लॉस अगर कहीं से हो रहा है तो वो कैसे स्टॉप होगा, उसको हम हीमोस्टैसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें तीन चीजों का इंटरेक्शन चाहिए। वो क्या है, एक तो ब्लड वेसल वॉल यानी कि उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है एंडोथीलियम वो है, दूसरे क्या है, प्लेटलेट्स हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं हमारे ब्लड में,
तीसरे जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो प्रोटीन है लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अब अगर कहीं वियर एंड टियर हो, क्लॉट बन जाए, तो फिर मतलब वियर एंड टियर को ब्लड स्टॉप करने के लिए फिर वो एक्टिवेट होंगी, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमें चाहिए। एक हो गया वेसल वॉल यानी कि एंडोथेलियल वॉल, दूसरे हो गए सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स, तीसरे हो गए क्लॉटिंग फैक्टर्स। The formation of a stable blood clot is followed by the orderly breakdown of the clot termed as fibrinolysis as wound healing proceeds. अब क्या है कि अगर कोई टीयर आया किसी ब्लड वेसल में, जाहिर है कि वो टीयर है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, उसको स्टॉप करने के लिए क्लॉट बनेगा, लेकिन क्लॉट उस वक्त तक रहेगा ना जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, फिर वो तो क्लॉट डेंजरस है, उसको डिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो फिर एक दूसरा सिस्टम एक्टिवेट होता है, जैसा मैंने आपको बताया, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम, जो उसकी फिब्रिन को फिर तोड़ के उसको वहां से हटा देता है और हीलिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती है और वहां से ब्लीडिंग पहले से रुक गई होती है, ठीक है। तो हीमोस्टैसिस अब देख लें। अ फाइन बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड बिटवीन एक्टिवेशन ऑफ हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड एक्सेसिव एक्टिवेशन विच कैन कॉज इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, ब्लड वेसल ओक्लूजन जो कर सकते हैं। मतलब फाइन बैलेंस चाहिए ना आपको कि जहां पे क्लॉट बन गया है उसको वो तोड़ दे, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है उसको वो रोक दे। तो ये एक फाइन बैलेंस होना चाहिए इसमें, ठीक है। वरना तो अगर क्लॉट बनते रहे खुदा ना खास्ता, तो वो तो हमारी ब्लड वेसल को ऑक्लूड कर देंगे, ल्यूमन को वो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर वहां पे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, जो भी टिश्यू होगा उसका, तो उसको वहां से हटना चाहिए। अच्छा, थ्रोम्बस एक समझ लें कि अगर वेसल वॉल में ही कोई क्लॉट डेवलप हो रहा है, उसकी वॉल से जुड़ा हुआ है, उसको थ्रोम्बस कहते हैं, ठीक है। लेकिन एम्बोलिज्म क्या है, अगर वो थ्रोम्बस डिटैच हो जाए ब्लड फ्लो के वजह से और फिर वो फ्रीली मूव करने लगे सर्कुलेशन में, तो उसको कहते हैं एम्बोलिज्म, यानी वो एम्बोलस होता है। अब अगर किसी काफी बड़ी वेसल में कोई आहिस्ता आहिस्ता क्लॉट, क्योंकि डिकेड्स लगते हैं उसको प्लेग को क्लॉट बनने में इतना बड़ा कि वो उसका ल्यूमन को ब्लॉक कर दे, तो वो बड़ी वेसल को तो ब्लॉक नहीं कर रहा, थोड़ा सा रास्ता है वहां से ब्लड गुजर रहा है, तो पेशेंट बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर वो डिटैच हो जाए वो वाला क्लॉट, जो उस बड़ी वेसल को तो ब्लॉक नहीं कर रहा था पूरा, लेकिन वो छोटा एम्बोलस फिर सर्कुलेशन में आ जाए, तो वो जहां पे छोटी छोटी कैपलरीज होंगी, छोटी वेसल्स होंगी, वहां ब्लॉक कर देगा वो, ठीक है। तो इसको एम्बोलिज्म कहते हैं। और वो जो चीज फ्रीली फ्लोटिंग इन द सर्कुलेशन है वो एम्बोलस है। अब जैसा कि मैंने बताया, हीमोस्टैसिस 3 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की इंटरेक्शन से होता है, यानी कि टू प्रिवेंट हेमोरेज। क्या है? नंबर 1 अब आप देख लें, जिसमें आपको प्लेटलेट के फंक्शंस को रिकॉल करने की जरूरत है, ठीक है। पहला है वेजोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा है क्लॉट फॉर्मेशन। तो इसमें से जो 2 है ना पहले वाले, वेजोकंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, वो कहलाते हैं प्राइमरी हीमोस्टैसिस। यानी कि पहले जहां पे भी टियर हुआ है वेसल में उसको वो भर दे उससे, ठीक है, प्लेटलेट प्लग बन जाए वहां पे। लेकिन प्लेटलेट प्लग जो होता है ना वो वीक होता है, तो अगर ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो तो वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो उसे बर्दाश्त कर सके, तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए फिर एक पक्का क्लॉट बन जाता है और उसमें हमें फिब्रिन चाहिए। उस क्लॉट मैंने समझ लें कि सीमेंट लगा देनी है उसमें, ताकि वो क्लॉट जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाए और ब्लड फ्लो से वो टूटे नहीं, तो वहां से ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। तो क्लॉट फॉर्मेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। तो पहले हम 2 स्टेप देख लेते हैं प्राइमरी हीमोस्टैसिस के, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। वेजोकंस्ट्रिक्शन, अब आप खुद सोचें, अगर कोई पाइप है उससे आप लॉन में जैसे पानी डाल रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा कैलिबर है पाइप का और आप अच्छे से पौधे धो रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप उसको दबा देंगे तो कैलिबर कम हो जाएगा ना, बिल्कुल दबा दें आप तो पानी रुक जाएगा, कोई भी वहां पे प्रेशर डाल दें आप। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन का क्यों होती है? वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो एंड इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ वेसल क्लोजर। यानी कि आप जैसे ही उसको दबाएंगे ना तो उसका ल्यूमेन जो है वो ऑक्लूड होने लगेगा
और ब्लड लॉस कम हो जाएगा। जब भी कोई चोट लग जाए, छुरी से अल्लाह ना करे हाथ कट जाए, कुछ हो जाए, तो सबसे पहले ब्लीडिंग रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रुई या कपड़ा रख के उसको दबाते हैं ना, वेजो कंस्ट्रक्शन, ताकि हो उसका ब्लड फ्लो उसका कम हो जाए, रुक जाए। At a site of injury, platelet activation and clot formation results in the release of vasoconstrictor. अब एक तो आप एक्सट्रिंसिक प्रेशर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे अल्लाह मैंने जो रखा हुआ है, क्या होता है कि जो जिस साइड पे इंजरी हुई है वहां पे प्लेटलेट आते हैं और वो उनके जो ग्रैन्यूल्स हैं उसमें से वो ऐसी केमिकल्स रिलीज करते हैं मीडिएटर, जो वेजो कंस्ट्रिक्टर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन करने लगते हैं। ठीक है, प्लेटलेट रिलीज द वेजोकंस्ट्रिक्टर्स कौन कौन से हैं, सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। सही है, अब ये याद रखें, सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 उसमें से डीग्रैनुलेट एक्टिवेटेड प्लेटलेट में से निकलता है और उसको वेजोकंस्ट्रिक्शन कर देता है। द क्लॉटिंग प्रोटीन थ्रोम्बिन stimulates endothelial cells to secrete highly potent vasoconstrictor endothelin 1। अब प्लेटलेट से जो वेजोकंस्ट्रिक्टर निकल रहे हैं ना, उनका नाम क्या है, सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। लेकिन जो क्लॉटिंग प्रोटीन अभी हम बाद में देखें जब एक्टिवेट हो जाती हैं, तो वो वेसल वॉल को भी एक्टिवेट करती हैं, वो एक वेजोकंस्ट्रिक्टर बनाता है जिसका नाम है एंडोथेलिन 1। तो दोनों तरफ से वेजोकंस्ट्रिक्टर बन रहा है। अब ये आपने याद रखना है कि वेसल वॉल में से एंडोथेलिन 1 बन रहा है, प्लेटलेट में से थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन बन रहा है, और ये वेजोकंस्ट्रिक्टर। अब कितने सारे आपसे एमसीक्यूज कोई पूछ सकता है जिसमें ये आपको अगर नहीं आता तो फिर नहीं आएगा। अब याद करें इसको, ठीक है। अब ये देखिए बहुत अच्छी सी डायग्राम है, ऊपर वाली देखिए, इसमें ना ऊपर वाली डायग्राम में दिखाया हुआ कि प्लेटलेट जो है डिस्क शेप, फर्स्ट में देखें पर्पल कलर के, इनएक्टिव हैं, डिस्क शेप्ड हैं, इनएक्टिव हैं। ठीक है, नीचे उन्होंने दिखाया, और इसमें एंडोथीलियल सेल्स जो है नीचे, उसमें आप देखें कि लाइनिंग बिल्कुल उसकी इंटैक्ट है, कोई इंजरी नहीं हुई हुई है, कोलेजन उसका एक्सपोज नहीं हुआ, जो सब एंडोथीलियल कोलेजन है वो, और वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर अभी मैं आपको बताऊंगी, वो सब जो है इंटैक्ट हैं। ठीक है, तो जो इंटैक्ट एंडोथीलियम होती है ना हमारी वेसल वॉल, यानी कि वो उसके सेल्स बनाते हैं एंडोथीलियल सेल्स, क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, सॉरी प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दोनों जो सब्सटेंसेस है ना केमिकल, वो प्लेटलेट को चिपकने नहीं देते वहां पे। ठीक है, नॉर्मली हमारी जो इंटैक्ट एंडोथीलियम है वो प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है, जिसकी वजह से प्लेटलेट वहां पे आके लगेंगे नहीं। ठीक है, प्रिवेंट करेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब आप दूसरी डायग्राम में देखें, नीचे वाली बी, उसमें क्या दिखाया है, बीच वाला जो एंडोथीलियल सेल्स है वो टूट गया है, वहां पे इंजरी हो गई है। सही है, जैसे ही इंजरी होती है तो वहां पे फिर प्लेटलेट जो हैं वो एक्टिव होके आना शुरू हो जाते हैं, और एक्टिव प्लेटलेट जो है ना, फिर क्योंकि उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन थ्रोम्बोस्टेनिन, तो वो सूडोपोड टाइप के निकाल देते हैं, स्टार शेप बन गए, और फिर वो उस जगह पे जमा होने लगते हैं। किस वजह से, क्योंकि उसमें से ग्रैन्यूल्स निकल रहे हैं एक्टिवेटेड प्लेटलेट में से, कौन से, थ्रोम्बोक्सिन A2 TXA2 जो लिखा हुआ है, और सेरोटोनिन और ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स फिर यहाँ पे जमा होने लगते हैं, जो ब्रीच आई हुई है एंडोथीलियल वॉल में वहां पे। ठीक है, तो उस ब्रीच की वजह से जो सब एंडोथीलियल कोलेजन है ना वो एक्सपोज हो गया, तो प्लेटलेट वहां पे जाके चिपकने लगते हैं। सही है, नॉर्मली क्यों नहीं चिपकते, क्योंकि प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी इंटैक्ट वॉल से निकलता है, तो वो उसको रिपेल कर देता है, प्लेटलेट को एक्टिवेट नहीं होने देता। ठीक है, ये समझ आ गया। अब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन दूसरा स्टेप है प्राइमरी हीमोस्टेसिस का। वो क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन अकर्स एट द साइट ऑफ डैमेज इन द कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स। जो भी डैमेज हुआ है जाहिर है उसमें प्लेटलेट प्लग आके लग जाएगा ताकि ब्लीडिंग वहां से रुक जाए। प्लग फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब समझ में आ गया, प्राइमरी हीमोस्टेसिस ये दो स्टेप हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तीसरा जो है ना वो क्लॉटिंग है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब यहाँ पे फिर वही डायग्राम फिर आप अच्छे से देख लीजिए, तीसरी जो है सी इन्होंने दिखाई हुई है यहाँ पे। इसमें आप देखें कि बहुत सारे फिर जो प्लेटलेट एक्टिवेट हुए हैं, दूसरे प्लेटलेट को
अट्रैक्ट करते हैं, फिर और प्लेटलेट आते हैं एक्टिवेट होके, ठीक है, फिर वो सब वहां पे क्राउडेड हो जाते हैं और उस वॉल को जो है ना, जो भी ब्रीच है उस वॉल में, उसमें एक प्लग बना देते हैं ताकि वहां से ब्लीडिंग रुक जाए। अब हम देखेंगे कि आगे मतलब और क्या चीज होती है उसमें। जो है ना, अभी पर्पल प्लेटलेट है, नीचे जो ये ब्लू कलर का दिखाया हुआ है ब्राउन में, वो सब एंडोथेलियल टिश्यू है, उसमें आके वो जमा होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, एग्रीगेट बना देते हैं और फिर वो होल को वो क्लोज कर देते हैं। लेकिन वो जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग जो है ना वो वीक होता है, तो टर्बुलेंट ब्लड से वो हट सकता है, तो दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसा अल्लाह मियां ने तो नहीं रखा ना, अल्लाह मियां ने पूरा सही का इंतजाम किया। तो वहां पे फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस से फिब्रिन फाइबर्स बनते हैं, वो ग्रीन कलर के इसमें दिखाए हुए हैं, हम आगे पढ़ लेंगे। वो आके उसको चारों तरफ से ना जैसे सीमेंट लग जाता है, तो उसको पूरा स्ट्रेंथन क्लॉट की शक्ल देते हैं, तो वो ग्रीन फिब्रिन है, वो अभी हम देखेंगे कैसे बन रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं दिखा दूं, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स है ना, वो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर है, जो एंडोथेलियल वॉल बना रही हैं, और सब ये जो सब एंडोथेलियल कोलेजन है ना उसमें होता है वो, ठीक है। वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर्स जो है वो बाइंड करता है प्लेटलेट को सब एंडोथेलियल टिश्यू से, यानी कि एक बायोलॉजिकल ग्लू है ये, जिससे प्लेटलेट जो है सब एंडोथेलियल टिश्यू से चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ब्लू छोटे डॉट जो है वो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर है, ठीक है। तो वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर एंडोथेलियल वॉल से भी निकल रहा है और वही प्लेटलेट को बाइंड कर देगा डैमेज वेसल वॉल से, तो इस तरह से एग्रीगेशन बन जाएगा प्लेटलेट का। प्लग फॉर्मेशन इज प्राइमरी हीमोस्टेसिस, तो यहां पे देख लिया सी डायग्राम तक। अब क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन का मतलब है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कैसे होगी। क्लॉट फॉर्मेशन अकर्स इन विच अ फिब्रिन मैश फॉर्म्स टुगेदर विद प्लेटलेट्स एंड अदर ब्लड सेल्स। जाहिर बात है वहां पे जो प्लेटलेट प्लग बना था उसमें आरबीसी भी आके फंस जाएंगे, है ना, वो सारी चीजें भी आ जाएंगी, तो वो सब फिर मिलकर क्लॉट बना देंगे। क्लॉट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस एंड इट इज क्लोजली कोऑर्डिनेटेड विद प्राइमरी हीमोस्टेसिस। फर्स्ट स्टेप तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है ना, तो उसका बेस वो है, फिर वो प्रोसीड करता रहता है। अच्छा, एक और चीज यहीं पे समझ लें कि जो हीमोस्टेसिस है ना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है ना, वो हर मैकेनिज्म हमारा किसी न किसी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म से कंट्रोल हो रहा है। जो पॉजिटिव, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि पॉजिटिव होम्योस्टेसिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीमोस्टेसिस, पॉजिटिव होम्योस्टेसिस और नेगेटिव होम्योस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम है ना। तो नेगेटिव होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, कि जो इनिशियल स्टिमुलस है उसके अपोजिट सिम्प्ट पे चलने लगे मैकेनिज्म, तो उसको नेगेटिव कहते हैं, और वो अटेन करता है हमारा सर्वाइवल इस पे डिपेंड करता है। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वो उसको ज्यादा करने लगेगा, ज्यादा हो रहा है तो कम करने लगेगा। ऑक्सीजन कम हो रही है तो नेगेटिव फीडबैक से ज्यादा होने लगेगी, ज्यादा हो रही है तो कम होने लगेगी। तो ये सारी चीजें वो फुली तो नहीं 100% लेके आता, लेकिन उसको होम्योस्टेसिस की तरफ लेके आने लगता है। लेकिन और मैंने ये भी बताया था कि नेगेटिव होम्योस्टेसिस जो है ना वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। पॉजिटिव हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म जो है, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म, वो बहुत ड्रास्टिक होता है, विशियस साइकिल होता है, यानी इनिशियल स्टिमुलस के की तरफ ही वो चल पड़ता है। यानी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वो कम ही होता जाएगा, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा ही होता जाएगा, तो होम्योस्टेसिस तो कभी अटेन नहीं होगी। तो इसमें याद रखें, मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव फीडबैक है वो सिर्फ 2 जगहों पे बेनिफिशियल है। एक कौन सा है? चाइल्ड बर्थ पे, ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चाइल्ड बर्थ पे होता है पॉजिटिव, और दूसरे क्लॉट फॉर्मेशन में होता है। क्यों हम कह रहे हैं क्लॉट फॉर्मेशन में पॉजिटिव जो है वो सर्वाइवल की तरफ जाएगा? इसलिए कि एक क्लॉटिंग फैक्टर अगर एक्टिवेट होगा तो दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, फिर वो तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, यहाँ तक कि सारे एक्टिवेट होके और स्ट्रेंथन कर दें उसको, क्लॉट को। ये नहीं होगा कि एक क्लॉटिंग फैक्टर अगर स्टिमुलेट हुआ है तो नेगेटिव फीडबैक से वो इनहिबिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ ब्लड क्लॉटिंग भी जो है ना वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होती है, जो बेनिफिशियल है, ठीक है। ये मैंने आपको रिमाइंड करा दिया, याद रखिएगा हमेशा। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रो
स्कोप से एक क्लॉट की जो पिक्चर ली हुई है, ठीक है। ये क्लॉट देखें, ग्रीन जो है ना वो फिब्रिन फाइबर्स हैं जिन्होंने उस सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कर दी है। बीच में रेड कलर के आरबीसीज फंसे हुए हैं, उसमें ये क्लॉट को दिखाया हुआ है। और जो है ना वो क्या है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैशवर्क बना के और एक डेफिनेट क्लॉट बना हुआ है। इंक्रीज टिश्यू प्रेशर देखें। इंक्रीज टिश्यू प्रेशर इज एन इफेक्टिव मीन्स टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर टू अ वूंड, अ टॉनिक वेज और अ सर्जिकल क्लैम्प, ठीक है। तो जितना भी टिश्यू प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो वो भी जो है ना प्रिवेंट करते हैं ना ब्लीडिंग को। कहीं चोट लग गई या खून निकलने लगा, छुरी से कट गया कुछ, तो फौरन हम कपड़े से दबाते हैं ना उसको, या टॉनिक वेट बांध देते हैं, प्रेशर देते हैं वूंड में। और सर्जरी जब कर रहे होते हैं सर्जन तो वो क्लैम्प्स लगा देते हैं ना। क्लैम्प्स अगर नहीं लगाए तो वो तो कुछ नजर ही नहीं आया सर्जन को, तो सिर्फ ब्लड हो जाए तो प्रोसीजर कैसे करेगा वो, ठीक है। तो उसमें क्लैम्प्स लगा देते हैं ताकि वो जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाए, सही। अब प्लेटलेट फंक्शन जरा फिर देख लीजिए आप। दे आर 3 phases ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब इसमें और तफसील से आपको बताया कि सबसे पहले प्लेटलेट एडिशन होता है। प्लेटलेट एडिशन टू एक्सपोज सब एंडोथेलियल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अकर्स एट द साइट ऑफ इंजरी। जहां पे भी ब्रीच हुआ है, एंडोथेलियल लाइनिंग हट गई है, तो नीचे से जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का सब एंडोथेलियल टिश्यू है ना वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है, साइट ऑफ इंजरी पे। Adhesion is mediated by a variety of different platelet receptors, including प्लेटलेट में डेफिनेट रिसेप्टर्स हैं जो वो उससे बाइंड करेंगे। तो पहला है रिसेप्टर्स ऑफ द इंटेग्रिन फैमिली आर इंपॉर्टेंट फॉर बाइंडिंग टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन कोलेजन। तो कोलेजन के वहां पे रिसेप्टर्स हैं जो कोलेजन से प्लेटलेट बाइंड करते हैं, तो वहां पे जाके चिपक जाता है। दूसरा क्या है, नंबर 2, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर VWF, ठीक है। इट इज अ लाइगेंड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड इज लीड बाय एंडोथेलियल सेल्स। अभी मैंने बताया था ना कि वेसल वॉल से भी निकलता है और एक्टिवेटेड प्लेटलेट से भी निकलता है वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स बिटवीन प्लेटलेट्स एंड कोलेजन। तो ये भी जो है ना प्लेटलेट्स को कोलेजन के साथ जोड़ देता है, यानी कि एक बायोलॉजिकल ग्लू है जो उसको उसके साथ चिपका देती है, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत अच्छी सी डायग्राम है, आप देख लो। यहाँ पे दोनों साइड पे इंटैक्ट एंडोथेलियल लाइनिंग दिखाई हुई है। इंटैक्ट एंडोथेलियम रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टासाइक्लिन टू प्रिवेंट प्लेटलेट एडिशन बियॉन्ड द इंजरी साइट। तो अब ये तो नहीं जहां पे इंजरी हुई है तो वो इस तरफ भी क्लॉट बनने लगे, उस तरफ भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इंटैक्ट एंडोथेलियल वॉल से क्या निकल रहा है, प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड जो उसको रिपेल करेगी। सिर्फ जहां पे ब्रीच है, जहां पे एक्सपोजर है, वहां पे टियर हो गया है, वहीं पे से जो है ना क्या निकलने लगेगा, क्या निकलने, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर आएगा। सब एंडोथेलियल टिश्यू जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, वहां एक्टिवेटेड प्लेटलेट आएंगे जो वेजोकंस्ट्रिक्टर निकालेंगे। कौन कौन से, थ्रोम्बोक्सिन A2 और नाइट्रिक ऑक्साइड, सिरोटिनिन, वो सब वहां पे आ जाएंगे। प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे, एक्टिवेट होके, और वो दूसरे प्लेटलेट्स को भी अट्रैक्ट करेंगे और वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर निकलेगा जो सब एंडोथेलियल कोलेजन को प्लेटलेट के रिसेप्टर के साथ बाइंड करने लगेगा, ठीक है। कितना अच्छा है ये इसमें, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए डायग्राम। See other receptors type bind ligands associated with platelet activation. Thromboxane A2 for example and blood clotting thrombin which further promote platelet adhesion and activation. अब जाहिर है एक अगर जैसे ही शुरू हो गया प्राइमरी हीमोस्टेसिस तो वो फिर चलता चला जाएगा और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की तरफ, और फिर थ्रोम्बिन बनने लगेगा। अभी हम देखेंगे थ्रोम्बिन चाहिए होता है फिब्रिन बनाने के लिए, जो फिब्रिन ग्रीन फाइबर्स हैं जो उसको फाइनली कंक्रीट टाइप का बना देते हैं ना, मजबूत क्लॉट, तो उसके लिए। तो पहला था क्या था, प्लेटलेट एडिशंस थे, फिर दूसरा हुआ प्लेटलेट एक्टिवेशन। Several intracellular signaling pathways are activated when ligands bind to platelet receptors. The result is exocytosis of the contents of the platelet granules and morphologic change from a smooth membrane surface to one that finger-like cytoplasmic projection. यानी अभी हमने डायग्राम में देखा था ना, जब प्लेटलेट
एक्टिवेट नहीं हुए हुए होते हैं तो स्मूथ सरफेस होती है उनकी, डिस्क शेप्ड होते हैं। जैसे ही एक्टिवेट होते हैं स्टार शेप हो जाते हैं। क्यों? उसमें सूडोपोड्स निकल आते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं, एक्टिन, मायोसिन, थ्रोम्बस, टेनिन, तो वो उस तरफ जाने लगते हैं जहां पे इंजरी हुई है। Adherent platelets release many locally acting agents and undergo some physiologic changes that increase adhesions and aggregation with other platelets। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। डायग्राम आप दूसरी दफा फिर देख लीजिए, वही वाली है, बहुत अच्छी है, इसको जहन नशीन कर लीजिए। ठीक है, एक दफा मैं फिर आपको बता दूं, देखेंगे ए में जो है इंटैक्ट एंडोथेलियल सेल्स बताए हुए उन्होंने, जो प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। इनएक्टिव प्लेटलेट हैं, डिस्क शेप्ड हैं। ठीक है, और एंडोथेलियल सेल में कोई इंजरी नहीं हुई है, वॉन विलब्रेंड फैक्टर है वहां पे, लेकिन चूंकि इंजरी नहीं है तो वो प्लेटलेट को बाइंड नहीं करेगा। कोलेजन भी वहां पे है पहले से। अब जहां पे दूसरा डायग्राम देखें, बी, इंजरी हो गई, एक एंडोथेलियल सेल वहां से डैमेज हो गया, तो सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज हो गया। उसी में जो है वॉन विलब्रेंड फैक्टर, जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं, वो वॉन विलब्रेंड फैक्टर है, और वो एक बायोलॉजिकल ग्लू है जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट को जिसमें रिसेप्टर हैं उसके साथ बाइंड करना शुरू कर देगी, तो वो और अट्रैक्ट करेंगे प्लेटलेट को और फिर एक प्लग बना देंगे जो उसको वहां पे ब्लीडिंग रुक जाएगी फिर। ठीक है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रिलीज मैनी फैक्टर्स दैट प्रमोट हीमोस्टैसिस इंक्लूडिंग, अब ये याद रखना है आप, एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है उसके ग्रैन्यूल्स में, सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 जो वेसोकंस्ट्रिक्टर है, वॉन विलब्रेंड फैक्टर देखें दोनों जगह से आता है, यानी प्लेटलेट से भी आता है और कहां से आता है, एंडोथेलियल वॉल से भी आता है। फिर कैल्शियम आयंस तो बहुत जरूरी है ना, सिर्फ नर्व इम्पल्सिस के लिए जरूरी नहीं है ही है, दूसरे मसल कॉन्ट्रैक्शन, दो चीजें हम पढ़ चुके। अब तीसरा जो बड़ा कैल्शियम का काम है ना, वो हीमोस्टैसिस यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, तो उसमें भी कैल्शियम चाहिए होता है, तो कैल्शियम भी वहां पे होता है। नंबर 5, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, जो हीलिंग में काम आएगा। नंबर 3 क्या था, पहले प्लेटलेट एडिशन बना, फिर प्लेटलेट एग्रीगेट हुए, मतलब प्लग बना, प्लेटलेट एग्रीगेशन कंप्लीट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, यानी कि और ज्यादा प्लेटलेट एग्रीगेट होके उसको जो भी ब्रीच है उसको बंद कर देते हैं। द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज ड्यूरिंग प्लेटलेट एक्टिवेशन एम्पलीफाई प्लेटलेट एडिशन एंड एक्टिवेशन रिस्पॉन्सेज एंड रिक्रूट मोर प्लेटलेट्स टू द साइट ऑफ इंजरी। द प्लेटलेट प्लग इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द साइट ऑफ इंजरी। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइट ऑफ इंजरी तक ही रहता है, और किससे रिपेल होता है वो, प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड जो इंटैक्ट एंडोथेलियल वॉल जो है वो बना रही है, which are secreted from intact endothelial cell and inhibit platelet activation। ठीक है, प्लेटलेट मैंने पता नहीं बीच में गैप दे दिया, सॉरी। अब एंटी प्लेटलेट ड्रग देखें, हमारी जितनी भी फिजियोलॉजी है ना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, उसी के ऊपर सारी डिजीजेस बेस करेंगे कि उसमें क्या खराबी हो जाएगी कि डिजीज हो जाए। ठीक है, तो बेस है मेडिसिन की फिजियोलॉजी, हमें पता है। अब यहीं पे आप समझ लें कि जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं ना, उसमें क्या होता होगा, हम देते हैं ना एंटी प्लेटलेट ड्रग, जैसे एस्पिरिन ही दे दिया। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आर यूज टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस को, जैसे हार्ट के पेशेंट में आपने सुना होगा, किसी को एंजाइना हो या हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो चुका हो, तो लो डोज एस्पिरिन देते हैं। तो एस्पिरिन एंड एनसेड्स विच स्टैंड फॉर नॉन स्टीरॉइड एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, विच इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। अब देखेंगे क्या चीज को इनहिबिट कर रहा है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट कर रहा है, जो प्लेटलेट से आता है, बाय ब्लॉकिंग द की एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज, कॉक्स उसे कहते हैं। दीज एजेंट्स देयरफॉर इनहिबिट प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड सिक्रीशन। तो उसी को वो जब इनहिबिट कर देगा तो प्लेटलेट एक्टिवेट ही नहीं होंगे। ठीक है, एक्टिवेट नहीं होंगे तो वो इकट्ठे नहीं होंगे कहीं पे, तो वो ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखेंगे और वहां पे क्लॉट नहीं बनेगा, ताकि एंजाइना और जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है ना, उससे पेशेंट की प्रिवेंशन रहे। ठीक है,
दूसरे हैं क्लोपिडोग्रिल एक ड्रग। वैसे आप सेकंड ईयर में जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो फिर आप तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ये इसलिए समझना जरूरी है कि भाई अभी आप समझ लो ना, आपको पता है फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 आपने पढ़ा है कि वो प्लेटलेट से निकलता है, तो उसी को इनहिबिट कर दिया उसने, एस्पिरिन ने। अब क्लोपिडोग्रिल क्या करता है, विच एंटागोनाइजेस द रिएक्शंस ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड देयरफॉर इनहिबिट प्लेटलेट एक्टिवेशन। अब हमने देखा था कि दो चीजें बन रही थी ना, ADP भी बन रहा था और थ्रोम्बोक्सिन A2 भी बन रहा था। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है इनहिबिट हो गया किससे, एस्पिरिन से, और ADP जो मतलब इनहिबिट होता है वो दूसरी ड्रग है, वो क्लोपिडोग्रिल है, ठीक है, वो भी हम एज एंटी थ्रोम्बोटिक फिर देते हैं। Number 3, eptifeptidide. It is a competitive inhibitor of glycoprotein 2B3A. ये ना प्लेटलेट पे रिसेप्टर का नाम है, ठीक है। 2B3A, a platelet specific adhesion molecule in the integrin family. Blockade of this receptor prevents binding of fibrinogen, von Willebrand factor to activate platelets. तो वो बाइंड ही नहीं करता von Willebrand factor से, तो वो इनहिबिट हो जाता है। तो ये अलग ड्रग्स हैं। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यहीं पे आप समझ लें कि क्या है। पीनिया से मतलब होता है कम, थ्रोम्बोसाइटो यानी कि प्लेटलेट कम हो रहा है। कितने कम, अब डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन के साथ आपको ये पता होना चाहिए कितने प्लेटलेट नॉर्मल है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कितने प्लेटलेट नॉर्मल हैं, आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कम है या ज्यादा है। 1,50,000 से 3,50,000 तक नॉर्मल है, 2,50,000 कर लें, 3 कर लें, बस इसके आसपास होते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम कहते हैं अगर 1,00,000 प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड कम हो जाए तो उसको कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। लो प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इट्स कॉजेज में बी नंबर 1, या तो प्लेटलेट बन ही कम रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन हो रही है बोन मैरो से, या फिर बन तो सही रहे हैं लेकिन टूट ज्यादा रहे, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट हो रही है पेरिफ्री में, या फिर नंबर 3, स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ प्लेटलेट, स्प्लीन में जाके पल्प में फंस जाते हैं और फिर टूट जाते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ द कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। क्यों होगी इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, जाहिर बात है क्लॉट जमाने के लिए तो वही प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्लग तो वही बनाते हैं, तो अगर कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ब्लीडिंग होने का खतरा है ना, तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्लॉटिंग से इसका नहीं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हमेशा ब्लीडिंग टाइम यानी कि BT जो आपने प्रैक्टिकल में किया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आज हमने प्राइमरी हीमोस्टेसिस कर लिया, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है आज के लिए। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगी आपको। तो आपको ये बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया ना इसको, और आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए प्लेटलेट से क्या निकल रहा है, इंटैक्ट एंडोथेलियल वॉल से क्या निकल रहा है, वॉन विलेब्रेंड फैक्टर का काम क्या है, कहाँ से आता है वो, सेरोटोनिन ग्रैन्यूल्स में क्या क्या होता है, प्लेटलेट के फंक्शंस, आप हज़ारों MCQs में से बन सकते हैं और आप बहुत आराम से जैसे भी आपसे पूछ लें प्राइमरी हीमोस्टेसिस आप बता देंगे अगर आपने ये अच्छी तरह समझ लिया, ठीक है। और उसमें कुछ नहीं है, आप जो डायग्राम मैंने दिखाई बहुत ही अच्छी डायग्राम है, उसको जहन नशीन कर लीजिए प्लीज़। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना अपने पास छोटा छोटा करके लिख लीजिए। एक दफ़ा तो जाहिर बात है कि आपने मेरा लेक्चर सुना, अब आप गाइडन में से पढ़ेंगे उसको, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ें और फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो निकाल के अपने नोट्स में लिख लें। भाई ये तो बताने की तो ज़रूरत नहीं है मेरे की, तो आपको खुद आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे, फिर जाहिर बात है आप रिवाइज कैसे करेंगे, इतनी बड़ी किताब तो दोबारा आप इम्तिहान से एक दिन पहले नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा, ओके। तो प्लीज़ मेरे ये लेक्चर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स फीडबैक भी तो दीजिए ना मुझे, कि आप, मैं पढ़ाया चली जा रही हूँ और मुझे कोई बता ही नहीं रहा क्या, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।